बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 41st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डॉक्टर EF कोड्स के यानी कि कोड्स रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 12 रूल्स हैं। उसने 1970 में ये 12 रूल्स दिए थे। अब उसने ये जो रूल्स है वो 1970 में क्यों दिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे पास जो अर्लियर डेटाबेस थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, तो इसने 1970 में ये 12 रूल्स बना दिए थे और इस बात को इंश्योर कर दिया था कि अगर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 12 रूल्स को फॉलो करता है तो वो जो जिस तरह अर्लियर डेटाबेस में प्रॉब्लम्स आते थे उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, मीन्स दैट कि हमारे पास जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है, वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल बनाता है कि हमें इन 12 रूल्स को फॉलो करना है। लाजमी नहीं कि इन 12 रूल्स को फॉलो करना है, बल्कि मैक्सिमम मतलब कि इन में से रूल्स को फॉलो करने की वो कोशिश करते हैं ताकि उनके पास जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जब वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। सो हम इन रूल्स को वन बाय वन देखेंगे कि डॉक्टर EF कोड्स ने जो रूल्स दिए थे ये क्या क्या हैं और इनमें इस जनाब ने क्या कहा गया। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो सबसे पहला रूल देखते हैं कि हमारे पास द इंफॉर्मेशन रूल। अब इंफॉर्मेशन रूल में ये जनाब क्या कहते हैं ये देखते हैं। कहता है द इंफॉर्मेशन रूल, दिस रूल्स रिक्वायर दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज डेटा वैल्यू इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल। जैसा कि आपको पता है रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो रिलेशन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। मींस दैट टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो पहला रूल ही इसने ये बना दिया कि हमारे पास जो भी डेटा होगा वो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा। मींस दैट टेबल में स्टोर होगा, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस के लिए इसने रूल बनाए थे ना, तो वो टेबल की फॉर्म में ऑफ कोर्स डेटा होगा। पहली शर्त इसने ये रखी, दिस इज द बेस ऑफ द रिलेशनल मॉडल। जैसे कि हमें पता है कि ये बेस है रिलेशनल डेटाबेस की। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल वो क्या कह रहा है, द ग्रंटेड एक्सेस रूल। ठीक है, द ग्रंटेड एक्सेस रूल, एवरी डेटा वैल्यू इन द रिलेशनल डेटाबेस शुड बी एक्सेसिबल लॉजिकली बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशन। कह रहा है जितना भी डेटा होगा रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है, मीन्स दैट टेबल्स में जितना भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अब उन डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम रिलेशन के नेम से, मीन्स दैट टेबल के नेम से, प्राइमरी की से या एट्रीब्यूट नेम से, मीन्स दैट टेबल्स के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनसे उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है वो डेटा हमारे पास जो भी टेबल्स में पड़ा हो वो एक्सेसिबल होना चाहिए। पहला रूल इसने ये बताया कि जो भी डेटा होगा वो टेबल्स की फॉर्म में होगा। दूसरा रूल ये बंदा ये कह रहा है कि वो एक्सेसिबल होगा। इस चीज़ की गारंटीड मतलब कि एक्सेस होगी, जितने भी उसमें सेल होंगे टेबल में उसमें से डेटा को हम फैच कर सकें बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ टेबल या रिलेशन, प्राइमरी की और एट्रीब्यूट्स ऑफ एट्रीब्यूट नेम्स। ये आपको आइडिया होगा क्योंकि पीछे हमने काफ़ी क्लियर किया। नेक्स्ट थर्ड रूल ये बंदा क्या कह रहा है, सिमेट्रिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। मींस दैट नल वैल्यू को भी हमें ट्रीट करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जीरो वैल्यू क्या नल वैल्यू थे। जैसे बेसिकली हम एक गलती करते हैं कि हमारे पास जो भी हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को नल छोड़ देते हैं। कुछ रिक्वायर्ड होता है मतलब कि कंपलसरी होता है और कुछ ऑप्शनल होता है। तो दरअसल हमें वहाँ पे बेशक डमी वैल्यू दे देनी चाहिए, बट देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब डेटा क्लीनिंग का टाइम आता है तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें नल वैल्यू को भी टैकल करना होता है। ये उसकी भी ट्रीटमेंट पे 1970 में, याद रखें कि इन्होंने नल वैल्यू को भी कॉन्फिडेंशियल बनाया था और उसको भी इन्होंने क्या किया था, मद्देनज़र रखा था। सो नल वैल्यू ऐसी वैल्यू जो कि आप एक खाने को या आप कह लें एक फील्ड को, अगर टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो फील्ड को आप क्या कर छोड़ देते हैं, नल छोड़ देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देता उसमें, ज़ीरो और स्पेस जो है हमारे पास, इसको भी कंसीडर किया गया है। सो चौथा रूल ये क्या कह रहा है, एक्टिव ऑनलाइन कैटालॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल।
ठीक है, चौथा रूल कह रहा है। ठीक है, अब कैटालॉग पहले तो क्या होता है, कैटालॉग अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ रिलेशंस हम कह लें, ये कलेक्शन ऑफ डेटा कह लें, तो वो हमारे पास एक्चुअली कैटालॉग बन जाता है, या आप डेटा डिक्शनरी कह लें, डेटा अबाउट डेटा कह लें, मीटा डेटा कह लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जिस तरह डिफरेंट रिलेशंस होते हैं उनके रिलेटेड भी हमारे पास डेटा डिक्शनरी होनी चाहिए। और एज़ यूजुअल जो कि जैसा कि हम क्या करते हैं, रिलेशंस में से डेटा को एक्सेस करते हैं, उस अपना मेटा डेटा या कैटालॉग में से भी डेटा को एक्सेस कर सकें। दिस सिस्टम कैटालॉग इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस दैट इज़ द डेटाबेस मेंटेन फॉर इट्स यूज़, जो कि अपने यूज़ के लिए वो इसको मेंटेन करता है बाद में, ताकि उसमें डेटा अबाउट डेटा आप कह सकते हैं, जिसको आप मेटा डेटा कहते हैं, तो उसको अपने पास ये मेंटेन रखता है। तो ये भी एक रूल होना चाहिए कि उसके पास ये डेटा होना चाहिए। दीज रिलेशंस होल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, उसकी ज़ाहिर है डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल्स होती हैं, तो ये चीज़ आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल, जैसा कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था 3 टायर आर्किटेक्चर में, हमारे पास एक्सटर्नल व्यू था, इंटरनल व्यू था और फिजिकल व्यू था, या फिजिकल मॉडल आप कह सकते हैं, या वो जगह जहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट रिमेन द अनचेंज। अगर हम फिजिकल व्यू में जाकर कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारे पास लॉजिकल में हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। व्हेन एनी चेंज आर मेड इन द स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि एक डिस्क उठा के हम दूसरी डिस्क में रख दें, और एक्सेस मेथड, एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट रिमेन अनचेंज, उसको अनचेंज ही रहने हैं, वो अनचेंज रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अगर हम फिजिकल लेवल में जाके क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि एक डिस्क से उठा के डेटाबेस को दूसरी डिस्क में स्टोर करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। सिमिलरली जैसे हमने देखा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल, अगर फिजिकल में हम कुछ भी चेंज करते हैं तो लॉजिकल जो हमारे पास लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होती। सिमिलरली अगर हम कोई भी चेंज करते हैं लॉजिकल लेवल में, मीन्स दैट कोई स्कीमा चेंज करते हैं किसी डेटाबेस का, या उसमें रोज एंड कॉलम्स को मॉडिफाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेवल पे या व्यू लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सिमिलरली लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का रूल है कि अगर कोई भी लॉजिकल में स्कीमा में हम चेंज करते हैं तो हमारे ऊपर वाले लेवल पे, व्यू लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। अच्छा, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल क्या कहता है कि हमारे पास पहली तो बात यह है कि हमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का पता होना चाहिए। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो भी आप जब भी डेटाबेस आप बनाते हैं उसमें आप कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, जब भी टेबल्स को या रिलेशन को आप डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि एक टेबल को आप जब डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितने भी फील्ड्स होते हैं उस पर कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं कि इसमें इंटीजर वैल्यू होगी, इसमें कैरेक्टर वैल्यू होगी, इसमें लेंथ जो है कैरेक्टर की इतनी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये इंडिपेंडेंस कैसे होने चाहिए कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं होने चाहिए, ये बेसिकली बैकएंड पे हम जितने भी जो भी रूल्स लगाते हैं उसके बारे में जो भी डेटा है वो सेव होना चाहिए। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंडिपेंडेंस होने चाहिए। हम एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वहाँ पे जाके ये रूल्स अप्लाई ना करें, हम बेसिकली जो एसक्यूएल है बैकएंड पे जाके ये वाले जो है कॉन्स्टेंट्स उनको अप्लाई करें, और वो इंडिपेंडेंस होने चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्राम से। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से ये कॉन्स्टेंट्स नहीं हैंडल होने चाहिए, बैकएंड पे हैंडल होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी रूल, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल में यही होता है कि हमारे पास जो भी, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है, मल्टीपल लोकेशंस पे हमारी डेटाबेस बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो यूज़र है उसको ऐसे ही लगना चाहिए कि जो डेटाबेस है ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो डेटा है ये डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं पड़ा हुआ, एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल से इसको अगर समझें, नॉन सब वर्जन रूल की बात करें तो नॉन सब वर्जन रूल में हमारे पास आता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट शुड बी स्पेसिफाइड एट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेवल, नॉट थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनली। मीन्स दैट कि हमारे पास जो भी रूल्स हैं, क्योंकि हाई लेवल पे हम रूल्स लगाते हैं, लेकिन जब उसको हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं
वो बाईपास नहीं होने चाहिए, मींस दैट वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम हाई लेवल पे रूल्स लगाते हैं कोई भी मतलब एसक्यूएल में हमने रूल्स लगा दिए, हाई लेवल लैंग्वेज में लगा दिए, लेकिन उसको अगर हम लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो रूल्स जो हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। इस चीज़ की भी कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी चाहिए, कोड्स रूल्स ने ये कहा है, जो 12th ये रूल है। आई होप गाइज आपको ये 12 रूल्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे, जो कि कोड्स ने हमें दिए थे और कहा था कि अगर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 12 रूल्स को, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इन रूल्स को 12 रूल्स को फॉलो करता है, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं करेगा, जैसे कि अर्लियर डेटाबेस हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो अगर गाइज आपको ये थोड़ा सा भी चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद हमारे पास ये कुछ अगर आप कोई टास्क करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग, एफवाईपी, सीवी वगैरह, तो आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एडिशनली हमने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और मेरे चैनल को, जो व्लॉगिंग चैनल है, उसको ज़रूर सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।